हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस की पेडागोजी के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन में करवा चुकी हूं। साइंस की मैराथन क्लास भी आ चुकी है। तो यदि आपने प्रैक्टिस की वीडियो नहीं देख पाई हैं तो आप एक मैराथन वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने 200 प्रश्नों का रिविजन करवाया है। तो मैराथन क्लास देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और 200 प्रश्न आपके तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। क्लास थर्ड की मैंने समरी पढ़ाई है। क्लास फोर्थ और फिफ्थ के नोट्स बनाकर पढ़ाया है। और जो फोर्थ और फिफ्थ के नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? पहला विकल्प है बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव। दूसरा है नायलॉन की रस्सी को दो विपरीत दिशाओं में असमान बल के प्रयोग से खींचने का प्रभाव। तीसरा है आवेशित गुब्बारे तथा आवेशित रिफिल को आपस में रगड़ने का प्रभाव। और चौथा है किसी पात्र के तल पर दाब में परिवर्तन जब पानी की मात्रा उसमें बदली जाती है। अब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर गतिविधियों की बारीकियों को यानी अवधारणा की बारीकियों को समझने में मदद करता है। अब इसमें जो पहला विकल्प है यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव। आमतौर पर जब बच्चे कैरम खेलते हैं तो ये जो गतिविधि होती है ये बहुत तेजी से घटित होती है जो बच्चे समझ नहीं पाते। जब इसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सिखाया जाएगा तो बच्चे स्ट्राइकर द्वारा गोटियों पर लगाए गए बल को धीमी गति में देख पाएंगे जो वास्तविक स्थिति में संभव नहीं है। इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है ये किसी भी अवधारणा को छात्र के लिए रुचिकर बनाता है और यह अवधारणा को सीखने के लिए छात्र में उत्सुकता भी पैदा करता है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में याद रखिए कि ये जो है अवधारणा की बारीकियों को समझने में मदद करता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हुक वह गतिविधि है जो विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। हृदय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सौम्या के लिए उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? तो पहले तो हुक गतिविधि के बारे में बता दिया गया है कि जो हुक गतिविधि होती है वो विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। अब जो सुश्री सौम्या हैं वे क्या करना चाहती हैं? हृदय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करना चाहती हैं। तो सबसे अच्छी हुक गतिविधि पूछी गई है। पहला विकल्प है छात्रों को आरेख देखते हुए हृदय हृदय का विस्तार से चित्र बनाने के लिए कहें और बचपन में उनके द्वारा बनाए गए साधारण हृदय आरेख के साथ इसकी तुलना करें। दूसरा है छात्रों से पूछें क्या वे पहले हृदय के बारे में जानने में अधिक रुचि लेंगे या पहले गुर्दे के बारे में जानना चाहेंगे। तीसरा है मॉनिटर पर हृदय की गति के साथ एक चलचित्र दिखाएं और पूछें कि एक सीधी रेखा क्या दिखाती है। और चौथा है छात्रों को मत देने के लिए कहें कि दिए गए चार अंगों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ छात्रों को यह समझाने के लिए कहें कि ऐसा क्यों है। तो इसमें सबसे अच्छी हुक गतिविधि पूछी गई है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि छात्रों को मत देने के लिए कहें कि चार अंगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। जब बच्चे ये बता देंगे कि कौन सा अंग महत्वपूर्ण है फिर क्या करना है, छात्रों से यह समझाने के लिए कहें कि ऐसा क्यों है। तो ये सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्री रेनिल ने अपने छात्रों से एरोबिक और एनारोबिक श्वसन विषय पर शोध करने और एक संक्षिप्त लेख तैयार करने के लिए कहा। यदि अपने पाठ में कहीं वह इन जमा किए गए असाइनमेंट को सीखते हुए मूल्यांकन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए पूछने के लिए सबसे प्रासंगिक प्रश्न क्या होगा? पहला विकल्प है आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवी और अवायवी श्वसन के किन पहलुओं को आप अपने लेख में सम्मिलित करेंगे। दूसरा विकल्प है
वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप शोध के किन अन्य स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति या कमी विभिन्न जीवों में श्वसन की परिघटना को कैसे प्रभावित करती है? और चौथा है आप क्यों सोचते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों प्रकृति में महत्वपूर्ण हैं? अब इसमें जो सही विकल्प है वह बताना है, यानी कि सीखते हुए मूल्यांकन के रूप में वे उपयोग करना चाहते हैं जो असाइनमेंट उन्होंने जमा किया है। तो उनके लिए पूछने के लिए जो सबसे प्रासंगिक प्रश्न होगा वह क्या है, ये पूछा गया है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के किन पहलुओं को आप अपने लेख में सम्मिलित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्रों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक की अवधारणा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा? पहला है एक अलार्म प्रणाली तैयार करें जो किसी पदार्थ के प्रज्वलन तापमान तक गर्म होने से पहले बजने लगे। दूसरा है समझाएं कि पानी और वायु किस प्रकार दहन को प्रभावित करते हैं। तीसरा है अपने आसपास की प्रकृति में मौजूद उन पदार्थों की सूची बनाएं जो ज्वलनशील हैं। और चौथा है आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार करें। तो छात्रों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक की अवधारणा समझ का आकलन करना है। तो वास्तविक कार्य पूछा गया है, कौन सा वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? तो डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा, आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार करें, अग्निशामक जिससे आग बुझाई जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो दहन है ये रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबंध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती हैं। इनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है ये बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक हैं। तीसरा है ये विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक हो सकते हैं। और चौथा है ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं। तो जो सही नहीं है, यानी कि विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबंध पाठ में सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती है। तो इनके संदर्भ में जो सही नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये विद्यार्थियों में रुचि जागृत करती हैं, विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार होती हैं, लेकिन ये मूल्यांकन में सहायता नहीं करती। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दंत कथाएं क्या होता है? तो दंत कथाएं अक्सर वास्तविक लोगों और घटनाओं के बारे में सत्य कहानियों के रूप में चित्रित की जाती हैं। यह विषय वस्तु को रोचक बनाती हैं और विज्ञान की प्रकृति को समझने में भी सहायक होती हैं। बाकी कहानियां और अनूठे तथ्य तो आपको पता है, दंत कथाओं के बारे में शायद आपको ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक, दूसरा है सामग्री, तीसरा है प्रक्रम और चौथा है ऐतिहासिक। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा वह है जो बच्चे के लिए सत्य हो, जीवन के लिए सत्य हो, विज्ञान के लिए सत्य हो, सीखने वाले के वातावरण के लिए सत्य हो। अब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है? तो इसमें जो तीसरा विकल्प है प्रक्रिया यानी प्रक्रम, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रक्रिया वैधता क्या है? तो प्रक्रिया वैधता का अर्थ है कि पाठ्यचर्या छात्रों को उन विधियों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में शामिल करता है जो वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति और सत्यापन के लिए नेतृत्व करते हैं और बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं।
तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। संज्ञानात्मक वैधता, इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शैक्षणिक विधियां आयु के अनुसार और बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के भीतर हों। कई बार मैंने आपको इस तरीके का प्रश्न लिया है, तो उसमें मैंने आपको बताया भी है। विषय वस्तु वैधता क्या है? तो इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु होनी चाहिए। और ऐतिहासिक वैधता क्या है? तो इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान पाठ्यचर्या को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा सूचित किया जाए। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही हैं। उसके पास कुछ सामग्री है, पतली लचीली डोरी, हल्के भार का स्प्रिंग, सूती धागा। उपर्युक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है? तो सरल लोलक की डोरी के रूप में सिर्फ हम सूती धागा ही चुन सकते हैं। तो केवल सी यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवृतांत प्रश्न की पहचान कीजिए। खुले सिरे वाले प्रश्न, और कई बार मैंने इस तरीके का प्रश्न भी लिया है। पहला विकल्प है, लुढ़काने और खिसकाने में क्या अंतर है? दूसरा है, क्या द्रवों में गति करती वस्तुएं घर्षण बल का अनुभव करती हैं? तीसरा है, किसी नाव का धारा रेखीय आकार उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है? और चौथा है, क्या होगा यदि घर्षण बल अस्तित्व में ना हो? तो विवृतांत प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका एक निश्चित उत्तर नहीं होता। तो इसमें जो विवृतांत प्रश्न है वह है डी, क्या होगा यदि घर्षण बल अस्तित्व में न हो? डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी छात्राओं को समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी? पहला है, छात्राएं प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण आरेख खींचती हैं। दूसरा है, छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। तीसरा है, छात्राएं पाठ्य पुस्तक में दिए गए पारदर्शी के आरेख का अध्ययन करती हैं। और चौथा है, छात्राएं पिन होल कैमरे के साथ गतिविधि करती हैं और अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध करती हैं। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी? यानी कक्षा 7 की शिक्षिका है और अपनी छात्राओं को समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। तो इसमें छात्राएं सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं, करके सीख रही हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से विवृतांत प्रश्न की पहचान कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे स्तंभ 1 में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम दिए गए हैं। स्तंभ 2 में दिए गए उपर्युक्त सूचकों से उनका मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहले लिखा है निरीक्षण करना। तो निरीक्षण कैसे करते हैं? इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े एकत्र करना, तो यह कहलाता है निरीक्षण। ए को मिला देंगे 5 में से। फिर लिखा है परिकल्पना करना। तो परिकल्पना करने का मतलब है ऐसी व्याख्याएं सुझाना जिनकी जांच की जा सकती है। यानी कि बी को मिला देंगे दूसरे से, ये सामने इसके मिला हुआ है। उसके बाद लिखा है पूर्वानुमान करना। तो पूर्वानुमान करना इसे मिला देंगे चौथे से, किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग। उसके बाद लिखा है संप्रेषण करना। तो इसे मिला देंगे तीसरे से। उपर्युक्त साधनों द्वारा निष्कर्षों को दर्शाना और पैटर्न पहचानना, तो इसे मिला देंगे पहले से। सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र कर पूर्ण स्थिति को समझना। तो ए का 5वां, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा और ई का पहला, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? पहला है एक गुब्बारे को फुलाना, दूसरा है किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना, तीसरा है फुटबॉल को फुलाना और चौथा है कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस रोकना। तो वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाना है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? पहला है कारण कार्य संबंध को देखना, दूसरा है प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना, तीसरा है विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना और चौथा है दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्याओं को खोजना। तो पूछा गया है कि कौन विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, तो कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? तो विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जानने और समझने की इच्छा, सभी कथनों पर प्रश्न करने, आंकड़े और उनके महत्व की खोज और परिणामों के सत्यापन और परीक्षा के लिए खोज के रूप में परिभाषित किया गया है। विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना ये आकलन करने का सूचक नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? पहला है प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना, दूसरा है राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत बनाना, तीसरा है अपना मत बनाना, यहाँ पर मत होगा, तीसरा है लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना और चौथा है वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वैज्ञानिक साक्षरता क्या है ये पहले जान लीजिए। तो वैज्ञानिक साक्षरता उस व्यक्ति की दैनिक जीवन के अनुभवों से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजने, पता लगाने या निर्धारित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। अब जो विज्ञान की साक्षरता से जुड़ा हुआ नहीं है वह बताना है, तो वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करना चाहती हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है अलग अलग चुंबकों के दो सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाना, दूसरा है एक लोहे की कील को चुंबक के पास लाना और जांच करना कि कील ध्रुवों के पास अधिक आकर्षित होती है या चुंबक के मध्य में अधिक आकर्षित होती है, तीसरा है लोहे की बार पर स्टील के तार लपेट कर तार में बिजली प्रवाहित करना और चौथा है लोहे के चूरे से भरे डिब्बे में चुंबकीय बार रखना। तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के निकट एक दूसरे के बहुत निकट होती हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये तो मैंने आपको कई बार बताया ही है। जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है, तो कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो लोहे के चूरे से भरे डिब्बे में यदि आप चुंबकीय बार रख दें तो क्या होगा, जो लोहे का जो बुरादा है वह चुंबक के ध्रुवों पर ज्यादा चिपकेगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में
छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है। तो निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक संभावना है जिसका भी वर्णन नहीं कर पाएंगे? पहला है पवन के निर्मित होने और वायु दाब के बीच संबंध, दूसरा है गर्म होने के परिणाम स्वरूप हवा का विस्तार, तीसरा है चक्रवातों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय और चौथा है भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। तो बच्चे जो हैं उन्होंने अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश लिया है, सबसे पहले ये बात बता दी गई है, और कक्षा 7 तक उन्होंने जो सिद्धांत पढ़े हैं वो वे अच्छी तरीके से समझते भी हैं, यानी उनमें निपुण हैं। अब इसमें पूछा गया है कि किसकी सर्वाधिक संभावना है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? तो भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये उनके संज्ञानात्मक स्तर के ऊपर है। अभी उन्होंने भूकंप के दौरान जो सुरक्षा उपाय किए जाते हैं उनके बारे में अभी उनको नहीं बताया गया है, क्योंकि कक्षा 7 तक ये सिलेबस में नहीं है, ये उन्हें आगे पढ़ाया जाएगा, तो इसका ही वे वर्णन नहीं कर पाएंगे। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला विकल्प है आलू में स्टार्च मौजूद होने का पता कैसे लगाया जाता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तीसरा है आप अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं। और चौथा है ऐसा खाद्य पदार्थ बताएं जो प्रोटीन और वसा दोनों का स्रोत है। खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण पूछा गया है, यानी कि जो सबसे अच्छा वर्णन करता है खुले सिरे वाले प्रश्न का, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खुले सिरे वाले प्रश्न का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, तो सी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। दूसरा है धमनियों और सिराओं के बीच क्या अंतर है। तीसरा है सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का ह्रास रक्त प्रवाहित होता है क्या महाधमनी एक सिरा है। और डी में लिखा है जाइलम और पौधे पानी की पाइप और घर इन दोनों जोड़ों में क्या समान है। तो निगमनात्मक तर्क क्या होता है? निगमनात्मक विधि, निगमनात्मक तर्क, ये सब क्या है? तो इसमें क्या होता है कि पहले नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। और आगमनात्मक तर्क क्या होता है? इसमें पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं, फिर बाद में नियम बताया जाता है। दोनों में अंतर याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त है उसे बताना है। तो जो सी विकल्प है कि सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित होता है, ये पहले ही बता दिया गया। फिर प्रश्न किया गया कि क्या महाधमनी एक सिरा है, तो यही प्रश्न जो है निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परछाई किस प्रकार बनती है? इस अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? पहला है एक पेरिस्कोप, दूसरा है एक सूची छिद्र कैमरा, तीसरा है एक धूप घड़ी और चौथा है एक जलती हुई मोमबत्ती। तो परछाई किस प्रकार बनती है, इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे अच्छा जो संसाधन है वह है एक धूप घड़ी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। धूप घड़ी आप लोगों ने देखी हो शायद। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है सूर्य पूरे आकाश में घूमता है, जिससे वस्तु की परछाई चलती है और समय बीतने का संकेत देती है। जो धूप घड़ी होती है यह इसी पर आधारित होती है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। तो पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जो एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की एक प्रणाली का उपयोग करता है। सूची छिद्र कैमरा क्या है? तो सूची छिद्र कैमरा इस बात का उदाहरण है कि हम यह कैसे देख सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है। यह एक साधारण उपकरण है जिसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है जो अंदर से काला होता है और इसके एक सिरे पर एक छोटा छेद होता है जो पिन के आकार का होता है। और जलती हुई मोमबत्ती के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, धूप घड़ी के बारे में बता ही दिया।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? पहला है छात्रों को उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्र करने को कहना। दूसरा है छात्रों को खेत में पौधा रोपण करने को कहना। तीसरा है खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग करने को कहना। और चौथा है फसल उत्पादन में मिट्टी की विभिन्न परतों का महत्व दर्शाता वीडियो दिखाना। तो हुक गतिविधि पूछी गई है, सबसे अच्छी हुक गतिविधि, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग करने के लिए कहना, क्योंकि बच्चे इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं, करके सीखेंगे। यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान अस्थायी है कथन की सही व्याख्या करता है? पहला विकल्प है विज्ञान विकासशील है। दूसरा है विज्ञान पूर्व अनुमानिक है। तीसरा है विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है। और चौथा है विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसरित है। तो विज्ञान अस्थायी है, इसकी जो व्याख्या कर रहा है वह बताना है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विज्ञान विकासशील है। क्योंकि जो विज्ञान के नियम और सिद्धांत हैं वह बदल सकते हैं और बदलते भी रहते हैं, तो इसीलिए ये विकासशील होता है, इसीलिए ये अस्थायी माना जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पाठ्य पुस्तकों का विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है? पहला विकल्प लिखा है हमें सख्ती से एक देश एक पाठ्य पुस्तक नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों को लिखने की वास्तविक प्रक्रिया में केवल कार्यशील वैज्ञानिकों को सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। और चौथा है व्यक्तियों तथा एनजीओ से पाठ्य पुस्तकों को लिखवाना निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक वांछनीय लक्षण है। तो पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं विद्यालय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं, और एक जो शिक्षक होता है वह पाठ्य पुस्तक के बिना नहीं पढ़ा सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है शिक्षण प्रक्रिया का, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज सुनना। दूसरा है इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान से देखना। तीसरा है पानी में एक पत्थर फेंकना और उसे ध्यान से देखना। और चौथा है बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। तो शिक्षिका जो है स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती हैं, तो जो सबसे अच्छी गतिविधि है वह पूछी गई है। तो बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि और कंपन दोनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो उनका अवलोकन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो वे निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना है कि जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे। अभी इसी तरीके का एक प्रश्न लिया था, इसमें विकल्प अलग हैं। पहला विकल्प है कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से अलग करना, कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण, प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में प्रसंस्करण। और चौथा है प्रयोगशाला की परिस्थितियों में रेशम कीट पालन की प्रक्रिया। तो इसमें जो बी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण।
क्योंकि ये जो प्रश्न है ये इन बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के ऊपर है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पासारु परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना। दूसरा है शीशे में देखते हुए पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तीसरा है खुद को शीशे में ध्यान से देखना और चौथा है अक्षर ए को शीशे में दिखाना। तो पासारु परिवर्तन तब होता है जब एक प्रतिबिंब उल्टा हो जाए। यदि यह जल में परिलक्षित होता है, यह जल में उल्टा ही दिखता है। उदाहरण के लिए यदि हम अक्षर एम के परिवर्तन को देखते हैं तो यह उल्टा होने के बाद डब्ल्यू प्रतीत होता है। तो जिसमें प्रतिबिंब उल्टा दिखे, हमें पासारु प्रतिबिंब की अवधारणा पेश करनी है शिक्षिका को, तो क्या करना होगा? उन्हें एक कागज पर एक शब्द लिखना है और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमा देना है। तो ये सबसे अच्छी गतिविधि होगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लोग बताएंगे। 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद जो भी कमेंट करेगा मैं रिप्लाई करके बताऊंगी कि उसका उत्तर सही है या गलत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए इसका हम बता देते हैं। लिखा है अंतः श्वसन के दौरान मध्य पट संकुचित होता है। संकुचित क्यों होता है? दूसरा है श्वास रंध्र और श्वास प्रणाली की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जा सकती है? तीसरा है पादप जीवंत होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं? और चौथा है यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा? तो निगमनात्मक तर्क में क्या होता है? पहले नियम बता दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पादप जीवंत हैं, ये पहले ही बता दिया गया। क्या पादप श्वसन करते हैं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवसाधन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? पहला है फिल्टर पेपर, दूसरा है तेल और पानी का मिश्रण, तीसरा है पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना और चौथा है मटमैले पानी का एक गिलास। तो अवसाधन की अवधारणा को पेश करना है तो मटमैले पानी का एक गिलास, यानी कि इसमें कुछ अशुद्धियां होगी, अघुलनशील अशुद्धियां, जो कुछ समय बाद गिलास की तली में एकत्र हो जाएंगी। तो डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक प्रक्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला विकल्प है लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना। दूसरा है मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। तीसरा है वर्षा होने के बाद मिट्टी का नमूना एकत्र करके उसकी जांच करना और चौथा है एक बीकर में मिट्टी और पानी को मिलाने के बाद इस मिश्रण को धूप में सुखाना। अब एक छात्र कह रहा है कि मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, तो सबसे अच्छा जो उसकी गलत धारणा को दूर करने के लिए सुधारात्मक क्रिया जो है सबसे उपयुक्त होगी, ये पूछी गई है कि कौन सी सुधारात्मक क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो उस बच्चे से कहा जाए कि पहले मिट्टी को तौलना है, यानी उसका वजन मापना है, फिर क्या करना है मिट्टी को धूप में सुखा लेना है और फिर सुखाने के बाद भी उसको तौलना है, फिर वजन की तुलना करना है। उसे समझ में आ जाएगा कि मिट्टी में नमी होती है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? पहला है एक असमतल सतह पर केंद्र के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का परीक्षण करना। दूसरा है तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के भार नापने का प्रभाव। तीसरा है पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने के प्रभाव। और चौथा है ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना।
तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का प्रेक्षण करना। क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अवधारणा का बारीकियों से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है या तो एक वास्तविक या काल्पनिक प्रणाली का कंप्यूटरीकृत मॉडल है, जिसे यह सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं मैंने। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 26 है यानी 26 का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।